फिल्म की शुरुआत में मॉरिशस में रहने वाले लास्ट यहूदी मोशे की मौत हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अपना जान बचाने के लिए कुछ यहूदी मॉरिशस में आए थे। मोशे उनमें से एक थे। वो एक फेमस राइटर थे जिन्होंने मॉरिशस के यहूदी इतिहास के बारे में कई किताबें लिखे थे। उनकी फ्यूनरल के दिन एक एंटिक सेलर मोशे के घर से एक अद्भुत एंटिक बॉक्स चुराता है जिसपे हिब्रू भाषा में कुछ लिखा होता है। उसकी एंटिक शॉप के नाइट वॉचमैन मासूद को वो बॉक्स अच्छी लगती है। बॉक्स के अंदर से कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है और मासूद बॉक्स को खोलता है। तभी उस शॉप में पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं और मासूद की भयानक चीखें सुनाई देती है। नेक्स्ट डे उस शॉप में पुलिस आता है। इंस्पेक्टर रियाज एक बॉक्स के अंदर मासूद के भयानक डेड बॉडी देखते हैं। पुलिस काफी इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाते। दूसरी तरफ सैम आइजैक एक न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है जो मुंबई में रहते हैं। उनकी ट्रांसफर हो जाती है मॉरिशस में 2 साल के लिए, इसलिए वो अपने वाइफ माही को लेके मॉरिशस में शिफ्ट हो जाते हैं। कंपनी की तरफ से उन्हें एक हाउस भी मिलता है। माही 2 साल पहले अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके क्रिश्चियन लड़का सैम के साथ भाग के कोर्ट मैरिज की थी, इसलिए उसके पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं था। मॉरिशस में आके माही को काफी अच्छा लगता है और वो अपने हाउस डेकोरेट करने में बिजी हो जाती है। उधर सैम का कोलीग संजय कुछ दिनों के लिए ट्रिप पे जाने से सैम का काम भी बढ़ जाता है। एक दिन माही सैम के ऑफिस के पास ही एक एंटीक शॉप में जाती है। वहाँ एक एंटीक बॉक्स उसे बहुत पसंद आती है और वो खरीद लेती है। घर आके वो उस बॉक्स को खोलती है तो अंदर से एक वाइन बॉटल, एक कपड़े के टुकड़े में कुछ बाल उसे मिलता है। माही को थोड़ा अजीब लगता है। उसी वक्त घर में पैरानॉर्मल घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं और बॉक्स के अंदर से एक काला धुआं निकल के माही के अंदर घुस जाती है। उसी दिन से माही अजीब बिहेव करने लगती है। वो हर वक्त टायर्ड नजर आती है। वो हमेशा उस बॉक्स को देखती रहती है और बॉक्स से ऑब्सेस्ड होने लगती है। सैम के ऑफिस जाने के बाद माही अपने घर के इधर उधर एक लड़की की भयानक स्पिरिट को देख पाती है जो फुसफुसा के एज़रा एज़रा बोल रही होती है। माही इन सब से बहुत डर जाती है और सैम को बताने न्यूक्लियर हब में चली जाती है। सैम इसमें विश्वास नहीं करता लेकिन वो माही को कंफर्ट देता है। रात में अचानक घर में किसी के पैरों की आवाज सुन के सैम का नींद टूट जाती है। वो उस आवाज को फॉलो करके एटिक में जाता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है, लेकिन माही इतनी गहरी नींद में थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। वहाँ ना ही कोई चोट था ना ही कोई एनिमल। साइंस में बिलीव करने वाला सैम के पास उस पैरानॉर्मल घटनाओं की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो वो काफी टेंस्ड हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट डे सैम इंस्पेक्टर रियाज को अपने घर बुलाता है, लेकिन पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आता। इसी बीच माही के बिहेवियर सैम को अजीब लगने लगता है। सैम के अंकल फादर गैब्रियल, जिन्होंने बचपन में सैम को ऑर्फन होने के बाद उसका देखभाल करते थे, वो सैम के इस न्यू घर पे इनवाइटेड थे और वो फाइनली सैम से मिलने आते हैं। घर में आते ही फादर फील करते हैं कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। उस एंटीक बॉक्स को देख के फादर घबरा जाते हैं। उधर सैम को माही पूरे घर में नहीं मिलता, पर एटिक में से माही को वो अनकॉन्शियस हालत में डॉक्टर के पास लेके जाता है। फिर माही को ठीक करके घर लाया जाता है। इतना सब देख के अब फादर सैम को कहते हैं कि जो हो रहा है उसके पीछे वो एंटीक बॉक्स है जिसको माही ने खोला था। उस बॉक्स को डिबुक कहा जाता है। फादर कहते हैं कि 16th सेंचुरी में कुछ यहूदी लोग एक रिचुअल करते थे जिसमें वो डिससैटिस्फाइड स्पिरिट्स को बॉडी से अलग करके बॉक्स में बंद करते थे। उसे ही डिबुक कहते हैं। वो उन स्पिरिट्स को हिब्रू में सेडिम बुलाते थे। ये रिचुअल अलग अलग मकसद से किया जाता था, पर जो भी हो इस डिबुक को कभी भी खोलना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि अगर किसी ने भी इसे खोला तो डिबुक से निकली आत्मा किसी को भी पजेस कर सकता है। सैम को डिबुक के बारे में इंटरनेट से भी पता चलता है। उसे इस पे विश्वास नहीं था और वो बॉक्स को फेंकने का सोचता है, लेकिन फादर कहते हैं कोई फायदा नहीं क्योंकि उसके अंदर की स्पिरिट बाहर निकल चुकी है। इसकी हल ढूंढने के लिए वो बॉक्स के ऊपर हिब्रू भाषा में लिखा हुआ चीज को समझना चाहते थे
और बॉक्स की फोटो क्लिक करके मॉरिशस यूनिवर्सिटी की लिंग्विस्टिक्स प्रोफेसर को मेल करते हैं। वो प्रोफेसर फादर को उसकी ट्रांसलेशन और रबाई बेनियामिन की कॉन्टैक्ट सेंड करते हैं और कहते हैं ये केस सच में कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ रबाई बेनियामिन ही उनकी मदद कर सकता है। उस ट्रांसलेशन में अब्राहम इज़रा की स्पिरिट लिखा देख के सैम काफी टेंस्ड हो जाता है। इसके बाद सैम रबाई बेनियामिन से मिलने जाता है। रबाई कहते हैं दी-बुक यहूदी कल्चर की एक फोक टेल है, इसमें कितना सच्चाई है ये बताना मुश्किल है, लेकिन अगर डी-बुक है तो वो इतनी आसानी से किसी को पजेस नहीं कर सकता। वो उन्हीं लोगों को पजेस करता है जिनकी शरीर और आत्मा ठीक से जुड़े ना हो। लेकिन सैम के केस पे उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो वो सैम को कहते हैं इसमें डी-बुक का कोई हाथ नहीं है। तभी सैम को माही की कॉल आती है और पता चलता है कि माही प्रेग्नेंट है, जिसे सैम बहुत खुश होता है। लेकिन ये सुन के रबाई शॉक्ड हो जाता है। वहाँ रबाई के बेटा मार्कस भी होता है। नेक्स्ट सीन में सैम घर लौटता है। जहाँ माही इतना खुश था वहाँ सैम काफी डरा हुआ था, क्योंकि उसे रबाई के बातें याद आता है। रबाई ने ये भी कहा था कि जिनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है और फियर साइकोसिस है और 3 साल के छोटे बच्चों को डी-बुक पॉजेस कर सकता है, क्योंकि बच्चे के जन्म के कुछ साल तक उनका शरीर और आत्मा अलाइन होने में टाइम लगता है। माही प्रेग्नेंट है सुन के रबाई ने कहा कि माही के अनबॉर्न बेबी को डी-बुक ने पॉजेस कर लिया है, इट्स टू लेट। और जो भी रबाई इस एक्सॉर्सिज्म करता है वो उस आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सैम ये सब फादर को कहता है और ये भी पता चलता है कि सैम को हेल्प करने के लिए रबाई ने उसे नेक्स्ट डे बुलाया था। लेकिन वो जब वहाँ गया तो देखा मिस्टीरियसली रबाई की मौत हो चुका था। रबाई का बेटा मार्कस ने कहा कि डी-बुक बॉक्स से निकली हुई आत्मा जब तक सब कुछ बर्बाद नहीं कर देगी वो रुकेगी नहीं, और माही का अबॉर्शन करने का भी कोई फायदा नहीं। असल में वो डी-बुक सैम के बच्चे के रास्ते इस दुनिया में वापस आना चाहता है। मार्कस कहता है डी-बुक का असली मकसद जानने के लिए उन्हें बच्चे का जेंडर जानना जरूरी है और तब तक वो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। सैम मार्कस को उसके साथ एक बार आने का रिक्वेस्ट करता है, तो मार्कस कहता है कि वो सही मौके पे जरूर आएगा, लेकिन पहले उसे इसके लिए बहुत तैयारी करनी होगी। तब तक के लिए वो सैम को एक खामसा लॉकेट देता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। मार्कस सैम को वार्न करता है कि आत्मा सबसे ज्यादा उन जगह पे पावरफुल होती है जहाँ रिफ्लेक्शंस होते हैं, इसलिए घर में एक भी शीशा नहीं होना चाहिए। इसलिए सैम घर आके सब शीशा तोड़ देता है और सील कर देता है और खामसा लॉकेट को घर में रख देता है। सैम इंटरनेट पे यहूदी एक्सॉर्सिज्म जानना शुरू करता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है। माही डॉक्टर से चेकअप कराती है। उधर मार्कस भी एक्सॉर्सिज्म के बारे में अच्छे से सीखने लगता है। एक दिन मॉर्निंग वॉक के टाइम सैम का नेबर का डॉग माही को देख के अजीब तरीके से बहुत जोर से भौंकने लगता है और वहाँ से जाते टाइम माही उस डॉग को अजीब नजरों से देखती है। उसी रात पैरानॉर्मल घटनाओं के कारण सैम का नींद खुलता है। वो देखता है माही कहीं भी नहीं है, तो उसे ढूंढने वो घर के बाहर रोड पे चला जाता है। कई दूर बाद वो माही को डरावनी हालत में देखता है, जिसकी एक हाथ में एक खून से लथपथ बैग होती है, दूसरे हाथ में सैम के न्यूक्लियर हब की एंट्री कार्ड। सैम उसके पीछे चलते हुए बहुत दूर चला जाता है, लेकिन माही नहीं रुकती। अचानक माही के सामने एक कार आके रुकता है, जिसमें से निकलता है मार्कस। वो माही को हिब्रू में पूछने लगता है कि वो कौन है, क्या चाहता है। तभी वो आत्मा उसे हिब्रू में जवाब देता है, अब्राहम इज़रा। मार्कस माही के फोरहेड टच करते ही उसके हाथ से वो बैग गिर जाता है, जिसमें से निकलता है एक खून से लथपथ डॉग का सर। सेंसलेस माही का घर में ट्रीटमेंट होता है। मार्कस को याद आता है कि यहाँ आते वक्त वो एक एक्सीडेंट से बच गया था, यानी डी-बुक उसके भी पीछे पड़ चुका है। अगले दिन सैम के नेबर के घर में पुलिस आता है, क्योंकि उनके डॉग गायब थे। रियाज को वहाँ से एक पायल मिलता है।
हमें समझ आता है ये वही डॉग है जिसकी सर कल रात माही के बैग में था। यानी वो डॉग पजेस्ड माही पे भौंकने के कारण एज़रा के स्पिरिट ने उसे मार डाला था। मार्कस अब्राहम एज़रा के बारे में पता लगाने सैम को न्यूक्लियर हब पे छोड़ के उसी एंटीक शॉप में जाता है जहाँ से माही ने वो बॉक्स खरीदा था। मार्कस ओनर को पूछता है कि क्या बॉक्स के साथ कोई बुक या कोई रिटन नोट था, लेकिन ओनर को कुछ याद नहीं आता क्योंकि वो ओनर ने ये बॉक्स मोशे के घर से चोरी किया था और मोशे के घर में बहुत सारा बुक्स है जिसपे ओनर की कोई इंटरेस्ट नहीं था। मार्कस उससे मोशे के घर के एड्रेस लेके वहाँ चला जाता है, लेकिन जूइश ट्रस्ट ने उस घर को लॉक किया था। मार्कस ताला तोड़ के अंदर जाता है और उसे वहाँ बहुत सारे बुक्स मिलता है। वो ढूंढ ही रहा होता है तभी अब्राहम एज़रा का आत्मा वहाँ पहुँच के उस पे हमला करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मार्कस को उसके बारे में कुछ भी पता चले। मार्कस उसे अपना होली लॉकेट दिखा के भगाता है और फिर उसे वो मिलता है जो उसे चाहिए था। उस घर से बहुत दूर जाके वो एक हिस्टोरिकल बुक पढ़ना शुरू करता है, जूइश मिस्टिक एंड द डिमोनिक पैरेलल टू द होली। कहानी अब पीछे 1961 में महाबोरा गांव में जाती है जहां एक रिच यहूदी लड़का अब्राहम एज़रा एक पुअर क्रिश्चियन लड़की नोरा के प्यार में पड़ता है। अब्राहम का पिता याकूब एज़रा थे मॉरिशस के बड़े व्यापारी। वो मॉरिशस के यहूदियों की पहली पीढ़ी में से था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम फ्रांस से मॉरिशस में रहने आए थे। याकूब दिल से कट्टर यहूदी था और वो कबाला एक जूइश ब्लैक मैजिक में महारत हासिल किया था। वो मानता था कि वो विद्या चमत्कार कर सकता है। उसकी कामयाबी का श्रेय वो इसी विद्या को देता था। लेकिन एज़रा का सोच अपने पिता से बिल्कुल अलग था। एज़रा अपने पिता से कारोबार सीख के नोरा से शादी करना चाहता था। नोरा और एज़रा काफी खुश थे। इवेंचुअली नोरा प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वो ये बात एज़रा को नहीं बता पाती क्योंकि एज़रा बाहर गया हुआ था। वो अपने पिता को नोरा से शादी की बात किया, लेकिन याकूब मना कर दिया क्योंकि नोरा यहूदी नहीं था। याकूब ने एज़रा की एक ना सुनी और उसे रोड्रिगस आइलैंड में ही कैद करके रखा। दूसरी तरफ नोरा एज़रा की वेट करती रही। एक दिन नोरा के फैमिली को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गई, लेकिन नोरा ने किसी को नहीं बताया कि उसके अनबॉर्न बेबी का फादर कौन है। महीना बीत गया, लेकिन एज़रा नहीं लौटा। एक दिन डिप्रेस्ड एज़रा अपने नौकर से एक आखिरी चिट्ठी नोरा को भेजा जिसमें वो नोरा से माफी मांग के उसे सब कुछ भुला देने को कहा कि उनका मिलना पॉसिबल नहीं है। हार्ट ब्रोकन नोरा ने सुसाइड कर ली। नोरा के फादर को एज़रा का लेटर मिला और उन्हें नोरा के सुसाइड करने के कारण समझ में आया। अब उन्हें एज़रा से बदला लेना था, तो सारे गांव वाले एज़रा और याकूब के वापस आने की वेट करते रहे। एक रात जब दोनों आए तब गांव वाले दोनों पे हमला किया। वो लोग एज़रा को बहुत मारा और फिर उसे मरा हुआ सोच के चले गए। याकूब एज़रा को डॉक्टर के पास लेके गया और पता चला कि एज़रा पैरालाइज्ड हो चुका है सारी जिंदगी के लिए। वो कभी ठीक नहीं हो सकता। याकूब बहुत दुखी था और वो सब गांव वालों से बदला लेने के लिए ब्लैक मैजिक यूज करने का डिसाइड किया। याकूब एज़रा के गला काट के उसे मार डाला और फिर ब्लैक मैजिक से उसके आत्मा को एक वाइन बॉटल में रखा। एक वाइन के बॉक्स के अंदर वो एक कपड़े में एज़रा के बाल और उस बॉटल को रखा। इसी तरह याकूब ने डिबुक को बनाया। याकूब ने डिबुक के साथ एक श्राप जोड़ दिया, जब इस आइलैंड की आखिरी यहूदी मरेगा तब ये डिबुक बॉक्स से एज़रा के स्पिरिट निकल के ऐसी शरीर को पजेस करेगा जो यहाँ की जमीन और लोगों को पूरी तरह तबाह करने की काबिल होगा। डिबुक बनाने की एक शर्त होती है कि लाश को जलाया या दफनाया नहीं जाता। इसलिए विधि के बाद याकूब ने एज़रा की लाश को लाइट हाउस से 8 नॉटिकल माइल्स दूर इंडियन ओशन में फेंक दिया। फिर कब्रिस्तान में नकली वुडन बॉडी को दफनाया। सबको यही लगा कि वो एज़रा की बॉडी है। याकूब ने ये सब एक बुक में लिख के रखा, जो बाद में याकूब के वहाँ काम करने वाला मोशे को मिला, जिसकी मौत मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था। कहानी अब प्रेजेंट में आती है। मार्कस ये सब पढ़ के सब कुछ फादर को कहता है। पता चलता है कि माही ने पहले जो लड़की की आत्मा को देखी थी वो नोरा की थी। नोरा माही के अंदर का एज़रा को रोकने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ संजय टूर से वापस आ चुका था और वो सैम को उस प्रोजेक्ट को लेके और भी केयरफुल होने का सलाह देता है।
इंस्पेक्टर रियाज माही के नेबर की डॉग की डेथ का इन्वेस्टिगेट करने सैम के घर आता है। मेट से उन्हें पता चलता है कि माही का एक पायल खो चुका है, जो देख के पुलिस को उस घर के बाहर मिली पायल हुबहू लगती है। रियाज वहाँ वो एंटीक बॉक्स को भी देखता है और उन्हें याद आता है कि ये बॉक्स वो एंटीक शॉप में मर्डर के जगह पे भी देखा था। रियाज सैम को पूछता है कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है शायद वो आपस में कनेक्टेड है, क्या सैम कुछ छुपा रहा है। तभी माही घर आ जाने से फादर सैम को नीचे भेज देते हैं और अब फादर पुलिस को उस डिबुक बॉक्स के बारे में सब कुछ कहते हैं। फिर मार्कस उन्हें कहता है कि उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, एक्सॉर्सिज्म। कल यौम किपुर है और जूइश रिचुअल्स के अनुसार कल के दिन आत्मा को शरीर से मुक्त होना बहुत जरूरी है, वरना वो आत्मा हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगी। एक्सॉर्सिज्म के पहले बुक में लिखी बात कंफर्म करना जरूरी है, इसलिए मार्कस और रियाज रात में पहुंचता है जूइश सेमेटरी में। दोनों अब्राहम इज़रा का कब्र खोद के देखते हैं कि वहाँ नकली बॉडी है, यानी बुक में लिखी सारी बात सच है। मार्कस रियाज को 10 यहूदी लोग लाने को कहता है, क्योंकि उनके बिना यहूदी एक्सॉर्सिज्म नहीं होगा। वो ये भी कहता है कि एक्सॉर्सिज्म के बाद सूरज निकलने की ठीक पहले डिबुक बॉक्स को ठीक उसी जगह फेंकना पड़ेगा जहाँ इज़रा का लाश है। कब्रिस्तान से लौटते वक्त मार्कस को फादर कॉल करके कहते हैं कि जिस बात का डर था वही हुआ, उन्हें अभी न्यूक्लियर हब में पहुंचना होगा। तो मार्कस गाड़ी से उतर के रियाज को कहता है कि वो संजय को फोन करके न्यूक्लियर हब में जल्दी मिले। दूसरी तरफ न्यूक्लियर हब में सैम रात में आता है। अचानक रियाज और संजय सैम को शॉक दे के बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं सैम को वो लोग चेयर पे बांध के रखा है। यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सैम को होश आते ही जब उसे इसका कारण समझ में नहीं आता, तब मार्कस उसे सब सच बताता है। पता चलता है कि अब माही नहीं बल्कि सैम के बॉडी में इज़रा का स्पिरिट है। ये तब हुआ जब एक रात सैम माही को ढूंढते हुए बाहर उसके पीछे चला गया था। वो सैम के लिए एक ट्रैप था। वहाँ इज़रा का स्पिरिट माही के बॉडी से निकल के सैम के अंदर घुस गया। तभी मार्कस वहाँ माही को देखा था। फिर जो भी क्वेश्चन उसने माही से पूछा था, उस आत्मा का जवाब सैम के बॉडी से आया था। तभी मार्कस को शक हो गया था। उस रात सैम के हाथ में न्यूक्लियर हब के एक्सेस कार्ड देख के मार्कस को थोड़ा अजीब लगा, पर जल्दी सब समझ में आया कि डिबुक ने सैम को क्यों काबू में किया, क्योंकि सैम सिर्फ कुछ बटन्स दबा के डिबुक का असली मकसद पूरा कर सकता था, यानी पूरे आइलैंड को बर्बाद करना था उस न्यूक्लियर हब से रेडिएशन एक्सपोज करके। इसलिए सैम को यूज करना डिबुक के लिए सबसे आसान रास्ता था। ये सब बात मार्कस फादर को भी बताया था। जब इज़रा का आत्मा उस बॉक्स से बाहर आया तो सबसे पहले उसने माही के बच्चे को पजेस किया, लेकिन वो अनबॉर्न बेबी टेम्पररी होस्ट था। जब स्पिरिट को पता चला कि सैम न्यूक्लियर वेस्ट हैंडल करता है, तो पजेस्ड माही सैम से मिलने हब में गई थी, तो उसने सैम का पासवर्ड देख लिया। फिर इज़रा सैम को पजेस किया, क्योंकि फादर से मार्कस को पता चल गया है कि बचपन में सैम के पेरेंट्स का एक एक्सीडेंट में गुजर जाने की घटना सैम के दिमाग में गहरा असर फैला था। सैम मेंटली डिस्ट्रेस्ड था। काफी मेडिकेशन के बाद वो ठीक हुआ, पर माही को उस हालत में देखने के बाद सैम का मेंटल डिस्ट्रेस लौट आया और इसी बात का फायदा उठा के इज़रा का आत्मा सैम को काबू कर पाया। फिर जब मार्कस को माही के बच्चे की जेंडर पता चली कि वो लड़का है, तब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि सैम ही पजेस्ड है, क्योंकि उस बच्चे से पहले ही सैम को इजीली कंट्रोल करके इज़रा के पिता का बदला पूरा हो सकता था। अगर सैम के कॉन्शियस माइंड को ये पता चल जाती कि मार्कस को सैम पे शक है, तो एक्सॉर्सिज्म पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्हें इस झूठ को जिंदा रखना पड़ा कि माही ही पजेस्ड है, और इसमें माही, फादर गैब्रियल, ऑफिसर रियाज सबने साथ दिया। सैम जब रात में न्यूक्लियर हब जाने के लिए निकला, तब फादर ही मार्कस को ये न्यूज दिया और अब सैम का एक्सॉर्सिज्म होगा। ये सब सुन के सैम को काफी गुस्सा आता है और हम उसके अंदर इज़रा का रिफ्लेक्शन सैम के सामने रखी पानी में देख पाते हैं। इज़रा का आत्मा कहता है कि वो अपने पिता का बदला लिए बिना कहीं नहीं जाएगा। तो अब मार्कस फादर और माही से कहता है कि उस बॉक्स में उन्हें एक एक चीज ऐसी डालनी होगी जो उन्हें सैम से जोड़ती है।
सैम के पक्के इरादों के बिना वो लोग सैम के शरीर से उस आत्मा को नहीं निकाल पाएंगे। तो फादर सैम के साथ एक फोटो और माही अपनी वेडिंग रिंग उस बॉक्स में डालती है। तभी रियाज 10 यहूदी टूरिस्ट को सब समझा के लेके आता है। मार्कस और 10 यहूदी सैम के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और माही को भी उस कमरे में रखा जाता है। वो लोग हिब्रू में मंत्र पढ़ने लगते हैं और एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है। एज़रा की आत्मा वहाँ पैरानॉर्मल घटनाएं करके सबको डिस्टर्ब करता है। वो अपनी रस्सी खोल के आजाद होता है, फिर सब पे हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी हाल में मार्कस मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ता। एज़रा माही पे भी अटैक करता है, लेकिन उसके बच्चे को देख के कुछ पल के लिए सैम को माही के बाद और एज़रा को नोरा के बाद याद आता है और वो माही को छोड़ देता है। फाइनली मार्कस एज़रा को काबू कर पाता है और सैम के बॉडी से एज़रा के आत्मा निकल के उस डिबुक बॉक्स में चली जाती है। सैम को होश आते ही वो माही को गले लगा लेता है। तो मार्कस और रियाज उस बॉक्स को लेके निकल जाते हैं। दोनों बोट से समंदर में जाते हैं और उसी जगह बॉक्स को फेंक देते हैं जहां याकूब ने एज़रा के बॉडी फेंकी थी। फाइनली सब ठीक हो जाता है और कुछ महीने बाद माही एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म देती है और सैम ये न्यूज मार्कस को देता है। मार्कस बहुत खुश होता है और कहता है वो जूनियर सैम से मिलने अभी आ रहा है और यहाँ ही द बुक मूवी एंड हो जाती है।